बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के इस कंटेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक मिनी प्रैक्टिस सेट, जिसमें ये आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि आखिर एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए गए होते हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ अब स्पष्ट हो जाएगा कि जीके के प्रश्न कैसे रहते हैं, मैथ के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे रहेंगे और रंगनाथन की जो साइंस लाइब्रेरी थ्योरी है उससे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो ये सारी बिंदुओं को ध्यान रख करके एक मिनी प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए तैयार किया है और यह 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट होगा। आप देखिए कि आप इसमें कितने सही कर पाते हैं। ज़रूर यकीनन समझ लीजिए कि आप 25 के पास पहुंच जाते हैं तो यकीनन समझ लीजिए कि आप 100% बिहार लाइब्रेरियन भर्ती अर्थात जो पुस्तकालय भर्ती है 2025 के लिए बिहार में, उसके लिए आप बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों उसका कई गुना सपोर्ट हम आपको करेंगे। अंत में आप ज़रूर अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। हमें पढ़ करके मज़ा आता है और अच्छा लगता है कि चलो हमारी मेहनत तो कुछ ना कुछ कामयाब हो रही है आप लोगों की बदौलत। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैसा कि उपस्थित है और देख भी रहे होंगे। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों कि सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, शिक्षा, संस्कृति का विकास करना, उपरोक्त में से सभी। तो सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य उपरोक्त में से सभी। पहले हम लोग देख लेंगे रंगनाथन की जो थ्योरी है आपका पुस्तकालय से संबंधित, पुस्तकालय साइंस के क्वेश्चंस, उसके बाद अगले कंटेंट। ठीक है, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस हर एक टाइप से इसमें सेट किया गया है। बिल्कुल आप एकदम 100% आप इसको समझ जाइए कि ऐसे ही क्वेश्चंस सेट किए गए होंगे। पुस्तकालय कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय जो कैटलॉग होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किताबें पढ़ने के लिए, पुस्तकालय में किताबें खोजने में मदद करती है। तो याद रखेंगे पुस्तकालय कैटलॉग जो होती है हमें पुस्तकालय में किताबों को खोजने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कोलोन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा कि कोलोन क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों डी एस रंगनाथन यानी कि जो रंगनाथन जी हैं, जिनको भारत में पुस्तकालय का जन्मदाता कहा जाता है, उनके द्वारा कोलोन क्लासिफिकेशन दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 6500 पदों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक मिनी प्रैक्टिस सेट में। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारे चैनल की तरफ से। क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में हम पीडीएफ आपको देना शुरू कर देंगे जिसमें कई मतलब प्रैक्टिस सेट रहेंगे जिसको आप आसानी पूर्वक लगा लीजिएगा। डबल ACR का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने, डबल ACR का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पर होगा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, यूडीसी का उपयोग मुख्यतः कहाँ की जाती है? यूडीसी का उपयोग मुख्यतः कहाँ पर की जाएगी? शैक्षणिक पुस्तकालय में, राष्ट्रीय पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में या सभी में? तो याद रखेंगे प्रश्न है कि यूडीसी का उपयोग मुख्यतः कहाँ की जाती है। दिए गए ऑप्शन में सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे वे सभी क्वेश्चंस जो कि आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर, पुस्तकालय से संबंधित है लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए। भारत का पहला पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था? बेहद ही आसान क्वेश्चन कि भारत का पहला पुस्तकालय कहां स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग आंसर कमेंट्स करते चलेंगे। तो देख लेंगे भारत का पहला पुस्तकालय कहां स्थापित हुआ था। छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में भारत का पहला पुस्तकालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। याद रखिए प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है वर्तमान में। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कोलकाता में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसके आंसर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब हमने विकिपीडिया को निकाल करके देखा तो उसमें हमें आंसर 12 अगस्त मिले हुए हैं। ऐसे तो 9 अगस्त के दिन जो है एस रंगनाथन जी का जन्म होता है तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाने की बात कही जाती है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो 9 अगस्त को
नहीं लेकर के, बल्कि 12 अगस्त। तो इस प्रश्न का राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। पूरी जानकारी लेने के बाद हम दोस्तों एक वीडियो तैयार करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक ना हो जाए। बाय द वे, इसके बीच में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो 12 अगस्त इस प्रश्न का सही आंसर है। आप एक बार जरूर इसको मिलान कर लीजिएगा, हमने तो इसको करेक्ट कर लिया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीके के प्रश्न ऐसे रहेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन इसमें से किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? हर्ट्ज, बाइट्स, किलोमीटर या मीटर? इस प्रश्न का सही आंसर है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है दोस्तों वो बाइट्स में मापी जाती है। 11 का बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर की डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर बी, डेटा को स्टोर और प्रबंधित करने की प्रक्रिया जो थी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते दोस्तों, प्रश्न है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होती है यूआरएल का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सी भाषा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है? दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चंस इसी लेवल के, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जरूर आप हमारे साथ जुड़िए और इससे चांस का फायदा उठाइए। कौन सी भाषा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है HTML। कौन सी भाषा वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, HTML का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाएगा? 15 का सही आंसर है FTP। याद रखेंगे FTP प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न है कि अगर कैट को 24 लिखते हैं, डॉग को 26 लिखते हैं तो रैट को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देख लेंगे कैट को क्या होता है। CAT यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि C जो है वो तीसरा अंक है, A 1 अंक है और T जो होता है दोस्तों वो 20वां अंक होती है अल्फाबेट का। तीनों को जोड़ दे तो 20 1 21 और 3 24 हो जाता है। इस प्रकार से 24 लिखा गया है। DOG को देख लेते हैं, क्या इसमें भी यही रूल लागू हुआ है? DOG में D को 4 पर यानी कि 4 हो जाएगा, O का मतलब यहाँ पर 15 हो जाता है और प्लस G का मतलब 7 हो जाता है। तो 15 4 19 और 7 कितने 26, अर्थात प्रत्येक अंक को जोड़ दिया गया है। तो अब आइए रैट को देखते हैं। R का मतलब होता है दोस्तों 18 और उसके बाद A का मतलब होता है 1 और प्लस T का मतलब होता है 20। 20 में 21 जोड़िए 18 जोड़ेंगे 39। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि एक श्रृंखला पूरी करें। एक श्रृंखला को पूरी करना है 2 6 12 और 20 और 30। ये कैसे बनाया गया है? आइए 2 में 4 जोड़ लीजिए, प्रथम विषम सम संख्या जोड़ा गया है और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 4 के बाद 6 तो 6 6 12 और फिर 12 में जब 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाता है। तो 20 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 20 में 10 जोड़ेंगे अगली सम संख्या तो 30 हो जाता है। तो 30 में अगली सम संख्या 12 होती है तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। नई प्रश्न आप ध्यान से पहले देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक आदमी, ये रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। एक आदमी उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके, ठीक है, अपनी बाईं ओर मुड़ करके क्या करता है 3 किलोमीटर चलता है। पहले 5 और फिर कितना 3 किलोमीटर बाईं ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ करके, अर्थात इस तरीके से आकर के पहले ये बाईं मुड़ा गया और बाईं आकर के पुनः ये बाईं मुड़ जाता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो देख लीजिए, ऐसे 5 चला, ऐसे 3 चला, फिर आकर के बराबरी में तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समूह से अलग है? कौन सा एक जो है समूह से अलग किया गया है, यानी कि समूह से मिलान नहीं करते हैं? हाथी, गधा, गाय या बैल? आपको बता देना है कि कौन सा एक समूह से अलग है। हाथी है, गधा है, गाय है या बैल है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए। याद रखेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कौन सा एक समूह जो है अलग है, तो गधा, गाय और बैल, यानी कि सभी पालतू के रूप में आएंगे। साधारण है। उसके बाद हाथी जो है एक
बड़े हैं इसके तुलना में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि प्रश्न कहता है यदि जेड को 52 और एसीटी को 48 लिखते हैं तो बैट को क्या लिखेंगे? तो जेड का मतलब 52 इसलिए क्योंकि 26 कर दिया गया है और 26 को दोगुना कर दिया गया है, ठीक है। और एसीटी इसको जोड़ करके जो 24 आया, इस 24 को जोड़ करके 48 कर दिया गया है। तो BAT को जोड़ेंगे तो याद रखेंगे BAT को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 नंबर प्रश्न में BAT को जब जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर मान लीजिए कि 24 हो जाएगा। BAT को जोड़ेंगे तो 24 होगा और 24 को फिर हम लोग दोगुना कर देंगे तो ये 48 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किया, उसका प्रतिशत अंक क्या है? तो ठीक है, प्रतिशत अंक निकालना होगा तो लिख देंगे 480 बटा 600 मल्टीप्लाई 100, कटा दीजिए, यहाँ से कट करके आ जाएगा 80%। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यहाँ से मैथ शुरू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी जाती है, 20% लाभ पर बिक्री की जाती है, वस्तु की मूल्य ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य क्या होगी? ठीक है, तो 1200 का 20% निकाली दीजिए तो 240 रुपये हो जाता है। 240 रुपये में 1200 जोड़ दीजिए, 1200 यानी कि इतना पर बेचा जाएगा तो 1200 प्लस 240 अर्थात 1440 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि संख्याओं की औसत 30 है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि छठी संख्या 40 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो ठीक है, तो 5 संख्याओं का 30 है अर्थात कुल मिलाकर के 5 संख्याओं का योगफल है 5 गुने 30 बराबर 150। अब 150 में आप जोड़ लीजिए 40, कुल मिलाकर हो जाएगा 190। अब 190 का औसत निकालिए 6 अंकों पर, 190 बटा 6 कटाएंगे 31.67 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 24 नंबर कि एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उनकी गति क्या है? एक व्यक्ति 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसकी गति क्या हो जाएगी? बेहद आसान क्वेश्चन है कि चाल बराबर दूरी बटा समय कर दीजिएगा, 20 बटा 4 कर दीजिएगा, कटा दीजिएगा 5 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में, दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल कर दीजिए, यानी 15 गुने 10 बराबर 150 में भाग दे दीजिए। कितने से? 15 और 10 को जोड़ लीजिए 25, कटा दीजिएगा 6 बार में कट जाएगा। 6 दिनों में ये कार्य को पूरा कर लेंगे दोनों मिल करके। अगला क्वेश्चन साइंस से है। प्रश्न देख लीजिएगा, दूध को दही बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत अर्थात लीवर। इस प्रकार के साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, घबराइए नहीं। वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो यंत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न दोस्त है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र दिए गए ऑप्शंस में से D2O है। तो D2O जो होता है वो भारी जल का सूत्र होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 30 प्लस क्वेश्चनों में आप जरूर 25 के करीब करीब पहुंच गए होंगे। कितने आपने सही किया जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।